हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक है SA 300 and 315। इन आवर प्रीवियस सेशंस हमने SA 500 की सीरीज को रिवाइज किया, देयर आफ्टर 200 की सीरीज को रिवाइज किया। आज हम जो रिवीजन करेंगे वो 300 की सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे और 300 की सीरीज में दो स्टैंडर्ड हम आज कवर करने वाले हैं, एक 300 और दूसरा 315। स्टार्ट करते हैं। SA 300 से 499 की जो सीरीज है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की, इस सीरीज के अंदर इन टोटल 6 स्टैंडर्ड हैं। 300, 315, 330, 320, 402 एंड 450। SA 300 ऑडिट प्लानिंग की बात करता है, SA 315 रिस्क असेसमेंट की बात करता है, 330 रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क की बात करता है, 320 मटेरियलिटी को डिस्कस करता है, 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के केस में बात करेगा एंड 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट उनकी बात करता है। नाउ SA 300 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। SA 300 प्लानिंग का स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में से एग्जाम में यदि हम देखें तो कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ। 3 क्वेश्चन ये इसके मैंने फ्रेम किए हुए हैं, बट कोई भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में आज से पहले कभी पूछा गया हो। नाउ SA 300 सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्कोप की। SA 300 डील करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बट इन रिलेशन टू रेकरिंग ऑडिट SA 300 डील कर रहा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेकरिंग ऑडिट। इसका मतलब क्या इनिशियल ऑडिट के केस में प्लानिंग के लिए SA 300 अप्लाई नहीं होगा? ऐसा नहीं है। SA 300 ही इनिशियल ऑडिट को भी डील करेगा, बट इनिशियल ऑडिट के केस में प्लानिंग में कुछ एडिशनल कंसीडरेशंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है और उसके लिए SA 300 ने स्पेसिफिक प्रोविजन अलग से दे रखे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम रेकरिंग ऑडिट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है पिछले सालों की ऑडिट का, बट यदि हम किसी क्लाइंट की ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस केस में हमें कुछ एडिशनल कंसीडरेशंस हमें लेने पड़ते हैं। सो एडिशनल कंसीडरेशंस आर टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। जब हम इस स्टैंडर्ड के लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास इनिशियल ऑडिट का एक टॉपिक आएगा, एडिशनल कंसीडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो ये लेटर ऑन लेंगे। स्कोप के अंदर जो बात हुई कि स्कोप SA 300 प्राइमरी कंसीडरेशंस रेकरिंग ऑडिट के केस में प्लानिंग की बात करता है, बट इनिशियल ऑडिट के केस में भी SA 300 अपने प्रोविजन देता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कंसीडरेशंस। SA 300 की रिक्वायरमेंट्स क्या है? SA 300 ने 3 मेन बातें बताई हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा कि प्लानिंग के दौरान अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर को इन्वॉल्व करके चलो, सो दैट आप उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सके प्लानिंग एक्टिविटी में, आप उनके एक्सपर्टीज का बेनिफिट उठा सके और एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट को इंश्योर कर सकें। देयर आफ्टर SA 300 ने कहा कि ऑडिटर आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करें
और उसके अंदर एक एक्टिविटी 210 से रिलेटेड है और दो एक्टिविटी 220 से रिलेटेड है। देयर आफ्टर फिर इसने प्लानिंग एक्टिविटीज की बात की। प्लानिंग एक्टिविटीज में सारी एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड देयर आफ्टर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ऑडिट प्लान। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एक्टिविटीज। यदि हम प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर एंगेजमेंट टीम के मेंबर को इन्वॉल्व करके चलते हैं तो इसके क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे। नंबर 1, इट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर्स इन प्लानिंग। वी गेट द बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपर्टीज and it also increases the efficiency and the effectiveness of audit. Thereafter, SA 300 ने कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात की जिसमें ऑडिटर को कहा गया ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस। एज इट इज अ केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस वर्ड को यूज किया गया एंड लेटर ऑन जब हम इनिशियल ऑडिट कंसीडरेशंस की बात करेंगे तो इनिशियल ऑडिट कंसीडरेशंस के अंदर वर्ड क्या यूज किया था हमने, दैट इज क्लाइंट एक्सेप्टेंस। ऐसे 220 आप पढ़ते हैं और उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। क्लाइंट एक्सेप्टेंस इनिशियल ऑडिट के केस में यूज होता है एंड क्लाइंट कंटिन्यूएंस रेकरिंग ऑडिट के केस में यूज होता है। सो फर्स्ट वन, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट कंटिन्यूएंस रिलेशनशिप as required by SA 220. Number 2, auditor is required to establish an understanding of the terms of audit engagement with client as required under SA 210. और तीसरा, auditor is required to evaluate the compliance of ethical requirements including independence as a part of again quality control procedures as prescribed under SA 220. So preliminary engagement activities के अंदर दो मेन पॉइंट्स, दो मेन स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन है। SA 220 के दो पॉइंट है, एक कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट का और दूसरा परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस, और एक SA 210 की बात की गई है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स एग्रीइंग विद द क्लाइंट। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है प्लानिंग एक्टिविटीज की। ऑल द प्लानिंग एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी के अंदर बात करते हैं हम टू एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी। टू एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी इज टू डिटरमिन द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। तीन वर्ड ध्यान रखने हैं आपको। ऑडिट स्ट्रेटजी के क्या फायदे हैं इन डिटरमाइनिंग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है ऑडिटर को इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। While establishing the audit strategy, auditor is required to consider certain factors like characteristics of engagement, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या आया है, क्या एफर्ट्स मुझे पुट करने पड़ेंगे टू डायरेक्ट द टीम मेंबर्स, मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या मैं प्लान कर रहा हूं उनके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है, और इस ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे रिसोर्सेज की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगी। सो ऑडिट स्ट्रेटजी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ऑडिट स्ट्रेटजी के रिलेटेड फैक्टर्स को लर्न करना है। While establishing the audit strategy, auditor is required to consider the following factors. क्या क्या हैं ये फैक्टर? नंबर 1, characteristics of the engagement. Number 2, reporting objective. Number 3, result of the preliminary engagement activities. Number 4, nature, timing and extent of audit procedures which are planned to be performed. Number 5, efforts required to direct the work of engagement team members. Number 6, nature, timing and extent of resources required. These are the 6 factors. First one, engagement के characteristics, reporting objective, preliminary engagement activities का result, audit procedures की nature, timing, extent, efforts required to direct the work of engagement team members and nature, timing and extent of resources, manpower.
उनकी कितनी मुझे आवश्यकता है। एंड बेस्ड अपॉन द ऑडिट स्ट्रेटेजी जो हमने एस्टैब्लिश की, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान के अंदर ऑडिटर 3 तरह के प्रोसीजर्स को मेनली कवर करता है। नंबर 1, जो ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। नंबर 2, बेस्ड अपॉन द आइडेंटिफाइड रिस्क, जो ऑडिटर के आगे के रिस्पॉन्सेस होते हैं एज टू बी परफॉर्म्ड by the requirement of SA 330, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। एंड इन एडिशन टू दैट, यदि किसी और स्टैंडर्ड्स में या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन अदर प्रोसीजर्स, देन उनकी भी आपको डिटेल अपने ओवरऑल प्लान में कवर अप करनी होती है। तो ऑडिटर के जो प्लानिंग एक्टिविटीज है उसमें ऑडिट स्ट्रेटजी के साथ साथ दूसरा जो वर्ड आ जाता है वो ऑडिट प्लानिंग का आता है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड दैट ओवरऑल ऑडिट प्लान विल कवर 3 पॉइंट। नंबर 1 RAP का NTE, नंबर 2 रिस्पॉन्सेज का NTE एंड नंबर 3 अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान्स आर बेस्ड ऑन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड शैल इंक्लूड detailed description of NTE, nature, timing, extent of RAP, risk assessment procedures. Number 2, NTE of planned responses to assessed risk as required by SA 330. And number 3, other planned audit procedures which are to be performed to ensure compliance with the standards and the legal requirements. जो भी हमने ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश की या हमने अपना ऑडिट प्लान डेवलप किया, इस ऑडिट स्ट्रेटजी को एंड इस ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज जिसके बारे में आपको आइडिया भी होगा, क्या ये ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एक आइसोलेटेड एक्टिविटी है या ये ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम ऑडिट में आगे बढ़ते हैं, क्या इनके अंदर हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट आएगी? यस, प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटजी दे आर द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और यदि सर्कमस्टांसिस में कोई चेंज आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे सामने आ जाए या फिर कोई हम नए एडिशनल ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है या हमें प्लान्स को चेंज करने की जरूरत है, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द ऑडिट स्ट्रेटजी एज वेल एज इन द ऑडिट प्लान। और जो ये चेंज उसने किया है, इस चेंज को भी उसे डॉक्यूमेंट करना है। इस चेंज का कारण क्या था, रीजन क्या था, उस रीजन को भी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न, जो ऑडिटर ने ओरिजिनल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो ऑडिटर ने ओरिजिनल प्लान बनाए उनको डॉक्यूमेंट करना है। यदि उसने ऑडिट स्ट्रेटजी में या ऑडिट प्लान में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई चेंजेस किए, उन चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना है और उन चेंजेस को क्यों किया गया, व्हाट आर द रीजंस फॉर मेकिंग चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, उन चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट क्या क्या? नंबर 1 ऑडिट स्ट्रेटजी, नंबर 2 ऑडिट प्लान, नंबर 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस इन स्ट्रेटजी एज वेल एज प्लान एंड नंबर 4 रीजंस फॉर द चेंजेस। एंड जो डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर, स्ट्रेटजी, प्लान्स, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है ऑडिट प्रोग्राम का। सो दिस इज अबाउट द वेरियस प्लानिंग एक्टिविटीज, जिसमें ऑडिटर ने सबसे पहले क्या किया, उसने एक ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश किया, देयर आफ्टर उसने ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप किया और फिर उस स्ट्रेटजी को और प्लान को उसने डॉक्यूमेंट किया। नाउ अब बात आ जाती है कि क्या प्लानिंग एक आइसोलेटेड प्रोसेस है, डिस्क्रीट फेज है, या ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है? प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी मानी जाती है और ये स्टार्ट होती है जैसे ही आपका प्रायर पीरियड की ऑडिट कंप्लीट हुई, तभी से करंट पीरियड की प्लानिंग शुरू हो गई और ये कब तक चलेगी? टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट पीरियड ऑडिट एंगेजमेंट। और जो भी रीजन है जिसके कारण आपने प्लानिंग में कोई चेंज किया है, उन रीजंस को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है और जो प्लानिंग चेंज हुई उसको भी डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। प्लानिंग के चेंज 3 मेन कारणों से हो सकते हैं। नंबर 1 सर्कमस्टांस में चेंज आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, या आपने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जिसके कारण आपको ये लगा कि आपको ऑडिट
प्लान्स को, ऑडिट स्ट्रेटजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है. So, planning, it is not a discrete phase of audit, rather it is a continuous process and it starts from end of the previous audit and continue till completion of current period engagement. Auditor shall update and change the overall audit strategy and audit plan when considered necessary during the course of audit. Changes made in strategy and plans should be documented along with the reasons for the changes. Changes may be required due to three main points. Number one, unexpected event. Number two, change in circumstances. And number three, the number three is the audit evidences obtained during the course of audit. Now, the next and the last point of SA 300. That is in relation to additional consideration in case of initial audit engagement. In case of initial audit engagement, because ऑडिटर का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इस क्लाइंट के साथ प्रीवियस ईयर्स में, सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू do some additional considerations, and these additional considerations will cover: number one, he is required to perform the procedures with respect to client acceptance, not continuance, client acceptance as required by SA 220. Simultaneously, because it is a case of initial audit engagement, auditor is required to examine the opening balances as required by SA 510. Perform the procedures with respect to SA 510. Perform the procedure with respect to opening balances as required by SA 510. In addition to these 2 points, auditor is required to make arrangement with the predecessor auditor for the review of their working paper if no restriction or prohibition is imposed by any law or regulation. Unless prohibited by law or regulation, arrangements to be made with the predecessor auditor to review his working paper. And the fourth point is other significant issues to be discussed with the management. So, as far as SA 300 is concerned, SA 300 initially recurring audit के केस में audit planning activities की बात करता है. However, in case of initial audit engagement, कुछ additional considerations हैं जो auditor को exercise करनी चाहिए, और उन additional consideration में 4 main बातें हैं. Number 1, auditor को procedures perform करना है with respect to the client acceptance as required by SA 220. Number 2, auditor को procedures perform करने हैं as to examination of opening balances as required by SA 510. Number 3, auditor is required to make arrangement with the predecessor auditor for review of their working paper if not prohibited by law or regulations. And number 4, and the last point, other significant matter or issues that are to be discussed with the management. So this is all about SA 300. Now, SA 300 में अब हमने प्लानिंग कर ली, और इस प्लान के अंदर हमने RAP को डिजाइन कर लिया, और प्लान में हमने साइमल्टेनियसली अपने फर्दर रिस्पॉन्सेस को भी डिजाइन किया है. अब बात आ जाती है इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की, इन प्रोसीजर्स के थ्रू ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने की. तो सबसे पहला प्रोसीजर जो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है हमारा SA 315 का RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू हम करते क्या हैं, हम क्लाइंट के बारे में, उसकी एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग को हम ले रहे हैं किस लिए, टू आइडेंटिफाई क्या कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है, और यदि कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है तो वो रिस्क कितना है, और उस रिस्क को असेस किया जाता है एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज एट द असर्शन लेवल. तो SA 315 इस RAP के कंप्लीट प्रोसीजर को बताता है. स्टार्ट करते हैं SA 315 को. द नेम ऑफ द SA 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन, RAP. RAP होता क्या?
ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट इसका आरएपी का है और दूसरा पार्ट इसका इंटरनल कंट्रोल का है। आरएपी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आरएपी का मीनिंग क्या है। आरएपी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? सो एज टू identify means whether a risk exists, and to assess, that means to determine यदि रिस्क है तो कितना है, how much is the risk. Procedures performed to obtain understanding of the entity, environment and internal control so as to identify and assess risk of material misstatement at financial statement and assertion level. एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द असर्शन लेवल। दो लेवल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वो है कि जहां पर जो मिस स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली अफेक्ट करती है ड्यू टू मैनी असर्शंस इन्वॉल्व्ड इन इट। हाउएवर असर्शन लेवल्स पर या तो कोई ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रही है, या कोई अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, या कोई भी डिस्क्लोजर्स अफेक्ट हो रहा है। तो एज ए ऑडिटर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, और उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, और यदि रिस्क एग्जिस्ट करता है तो वो कितना है, और मुझे उस रिस्क की जो असेसमेंट करनी है कि रिस्क कितना है, मींस क्या उसका परवेसिव इफेक्ट है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को अफेक्ट कर रहा है, या फिर उसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, या किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, या किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लिए है सिर्फ। सो मेरी असेसमेंट दो लेवल के ऊपर चलने वाली है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा असर्शन लेवल। अब मुझे जो ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं किन किन टेक्निक्स का यूज कर सकता हूं? इसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा आप मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस को, एंड एट द सेम टाइम यू मे आल्सो परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। नाउ यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इन पॉइंट्स को समझने के लिए कि क्या रिस्क है या नहीं, मींस टू आइडेंटिफाई क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। नंबर 2, यदि रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको उसकी असेसमेंट करनी है कि रिस्क ज्यादा है कम है, हाउ मच रिस्क इज। देन वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है या वो रिस्क असर्शन लेवल के ऊपर है। नाउ एग्जांपल नंबर 1, इट सेज दैट देयर अराइज चेंजेस इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एज ए ऑडिटर आपने ऑब्जर्व किया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड यूज किया गया है, पॉलिसीज मतलब एक से ज्यादा पॉलिसीज और वो भी सिग्निफिकेंट, इसका मतलब रिस्क है, ज्यादा है, और क्योंकि एक से ज्यादा पॉलिसीज को आपने फाइंड आउट किया है तो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है। सिग्निफिकेंट वेरिएशंस ऑब्जर्व की हैं आपने इन द डेटर टर्नओवर रेशो, दैट मींस रिस्क तो है क्योंकि सिग्निफिकेंट वेरिएशन है और रिस्क हाई भी है, लेकिन क्या ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है या ये रिस्क असर्शन लेवल का है? मैं वैसे सिंपली इसके बेसिस पर अप्रोप्रिएटली तो जज नहीं कर सकता, क्योंकि डेटर का अमाउंट कितना है बैलेंस शीट के टोटल में। मान लीजिए बैलेंस शीट का असेट का टोटल है 10 करोड़ का, 10 करोड़ में से 7 करोड़ के डेटर हैं, फिर तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क हो गया। लेकिन 10 करोड़ के अंदर यदि डेटर है ही सिर्फ 1 करोड़ रुपए के या फिर 50 लाख रुपए के, तो फिर ये असर्शन लेवल का रिस्क हो गया। मैं जनरल पार्लेंस की बात करूं तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि डेटर्स को हम बात करते हैं तो डेटर क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर एक फाइनेंशियल आइटम है और डेटर के साथ साथ इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, बड़े सारे असेट्स है। तो कंसीडरिंग दैट एस्पेक्ट मैंने इसको असर्शन लेवल के ऊपर लिया है, बट इट मे बी एट द financial statement level depending upon the value of the debtors. Third one, significant ratios remain same. आपकी ऑब्जर्वेशन है सिग्निफिकेंट रेशियो सेम रही ड्यूरिंग द ईयर विद माइनर डेविएशन, माइनर छोटे छोटे से चेंज है, तो रिस्क कम है, रिस्क कम है, रिस्क है तो सही, रिस्क है तो सही क्योंकि चेंजेस आए हैं।
लेकिन रिस्क कम है, और ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है। रीजन, बड़ी सारी रेशोज में आपने किसी पर्टिकुलर रेशो की बात नहीं की, आपने किसी पर्टिकुलर रेशो की बात नहीं की, बट रिस्क डेफिनेटली लोअर साइड के ऊपर है। सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस हुए ड्यू टू द सस्पेक्टेड फ्रॉड, एंड यदि सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड, इट मींस रिस्क तो एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट में चेंज था और फ्रॉड के कारण था, फ्रॉड इन्वॉल्व है, रिस्क इज ऑन हायर साइड। एंड इन द एब्सेंस हम फ्रॉड को जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क मानकर चलते हैं, परवेसिव नेचर का मानकर चलते हैं। हाउएवर यदि हमें फ्रॉड का अमाउंट बता दिया जाता तो हम बेटर पोजीशन में होते इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क है या असर्शन लेवल का है। बट मैंने इन जनरल बातें की हैं। जब मैंने डेटर का एग्जाम्पल लिया मैंने इसको इन जनरल असर्शन कहा, जब मैंने फ्रॉड का एग्जाम्पल लिया तो मैंने इसको इन जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क कहा है। एक सेकेंड, कुछ इश्यूज है थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिए, शायद हमारा ये वीडियो कैमरा पॉज हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, पता ही नहीं चला कि कब वो कैमरे में कुछ इशू आ गया था। चलो, ऑडियो आपके पास जा ही रहा था, मेन कंटेंट भी जा ही रहा था प्रॉपर, मेरी शक्ल पॉज हो गई थी तो क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो एज ए ऑडिटर हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इस अंडरस्टैंडिंग में हमें किन किन मेन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आई थिंक एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके क्वेश्चंस देखें, इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है 315 का। हाँ, ये 2 बार आया हुआ है, एक मई 2009 में और एक मई 2010 में। What are the points to be considered while evaluating the knowledge of business? What are the broad matter to be considered while obtaining the knowledge of business? तो ऑडिटर को किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। नंबर 1, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ relevant industry, regulatory and other external factors including financial reporting framework, nature of entity including its operations, ownership, governance structure, types of investment, the way entity is structured and how it is financed, and how the accounting policies are selected and whether the accounting policies are consistently applied, and if there occur any change in the accounting policies, what are the reasons for the changes. Besides this, entities के objectives, strategies and the business risk that may result in increased risk of material misstatement, measurement and review of financial performance, internal controls relevant to audit. These are the 6 points which you need to learn. First one, relevant industry, regulatory and other external factor including FRF. Number 2, nature of entity including its operation, ownership, governance structure, type of investment. Number 3, accounting policies, selection, application, reasons for changes. Number 4, objectives, strategies and business risk of the entities. Number 5, measurement and review of financial performance. And the last one is internal controls. Now, फिर बात आ जाती है कि ऑडिटर को रिस्क मेजर करना है। अब इनिशियली मैं आपको पहले ही जब डेफिनेशन कराई तो उसी टाइम भी बताया था कि ऑडिटर को जो रिस्क मेजर करना है वो 2 लेवल पर करना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक असर्शन लेवल। लेकिन ये रिस्क है किस चीज का? ये रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड सेकेंड वन इज द कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि यदि मान लिया जाए जो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो नेसेसरी कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो यदि मान लिया जाए कि जो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए थे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं,
तो अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शंस में, डिस्क्लोजर्स में मिस स्टेटमेंट के क्या चांसेस हैं, दैट इज नोन एज द इनहेरेंट रिस्क। और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। यदि मान लिया जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाते हैं इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उसके कारण अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शन में, डिस्क्लोजर में जो मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं उसको हम कंट्रोल रिस्क का नाम देते हैं। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन when financial statements are materially misstated, and risk of material misstatement is a function of two component. One is inherent risk, second one is the control risk. Inherent risk क्या है? Susceptibility of an account balance, transaction or disclosure to material misstatement, presuming that related internal control do not exist. Whereas control risk क्या है? Risk that internal control fails to prevent, detect and correct the material misstatement on a timely basis. इस केस में हम कह रहे हैं कि रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट, इस केस में हम कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल डू नॉट एग्जिस्ट, बट इस केस में हम सेकंड केस में हम कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल है तो सही लेकिन वो फेल हो रहा है, सो यदि ये केस नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल का है then it is inherent risk. यदि ये inefficient, ineffective, deficient internal control का है then it is control risk. आगे बढ़ते हैं। रिस्क की असेसमेंट जो मैंने डेफिनेशन में ही कराई कि हम रिस्क को दो लेवल पर असेस करके चलते हैं, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा होता है असर्शन लेवल। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट टू लेवल। फर्स्ट वन, financial statement level. Risks that relate pervasively to the financial statement and may affect many assertions. जो परवेसिव इफेक्ट रखता है और एक से ज्यादा असर्शंस को अफेक्ट कर सकता है वो हम कहेंगे रिस्क एग्जिस्ट करता है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। नंबर 2, असर्शन लेवल। रिस्क दैट रिलेट्स टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स। वेरियस असर्शंस जो आपको ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में, अकाउंट बैलेंस के रेफरेंस में, डिस्क्लोजर के रेफरेंस में इवैल्यूएट करनी है, उनके एग्जांपल्स यहां पर गिवन है। इन रिलेशन टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन यू नीड टू इवैल्यूएट कि जिस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है क्या वो एक्चुअल में अक्कर्ड भी हुई थी, अक्रेंस। जो ट्रांजैक्शंस अक्कर्ड हुई हैं उनको रिकॉर्ड भी किया गया है ना, मींस रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। जो ट्रांजैक्शन हुई है, अक्कर्ड हुई है, बुक्स में रिकॉर्ड भी की गई है, रिकॉर्ड एक्यूरेट अमाउंट से हुई है या नहीं हुई। जिस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुई है ना, कट ऑफ टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द अनदर ईयर। क्लासिफिकेशन, appropriate classification into revenue and capital. Account balance जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, assets and liabilities, whether the assets and liabilities that are shown in the balance sheet actually exist or not. Rights are shown as the assets and obligations are shown as the classified as the liabilities. Assets and liabilities are completely recorded, कोई omission नहीं है। Assets and liabilities are properly valued and disclosed. In relation to disclosures, disclosures उन्हीं ट्रांजैक्शंस का हुआ है जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई थी। डिस्क्लोजर्स कंप्लीट दिए गए हैं, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशंस की गई हैं, एक्यूरेट एंड वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है जिन आइटम्स के डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं। सो बीइंग ए ऑडिटर मुझे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के, अकाउंट बैलेंसेस के एज वेल एज डिस्क्लोजर्स के क्या क्या असर्शंस चेक करनी है वो सब यहां पर बताई गई है। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की। जो मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई है ना, इस डेफिनेशन के अंदर बार बार मैंने इन्हीं स्टेप्स को यूज किया है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑडिटर
आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लें एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल की। इस अंडरस्टैंडिंग से आपको आइडिया लग जाएगा क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। यदि आपको पता चल गया यस देयर एग्जिस्ट अ रिस्क, देयर आफ्टर आपको उस रिस्क को असेस करना है और डिटरमिन करना है क्या ये रिस्क परवेसिव इफेक्ट रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में, एंड देयर आफ्टर फिर आपको इस रिस्क को इवेलुएट करना है असर्शन लेवल के ऊपर और चेक करना है कि इसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह की गलती हो सकती है, वैल्यूएशन की गलती, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, क्या गलती हो सकती है, एंड देयर आफ्टर बेस्ड अपॉन योर प्रायर एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन योर करंट ऑब्जर्वेशंस, यू नीड टू a certain likelihood of misstatement in the financial statement। गलती क्या हो सकती है और उस गलती के होने के चांसेस कितने हैं। तो 4 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है जो ऑडिटर को करना होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर छोटा सा कि वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, ऑडिटर की एक अंडरस्टैंडिंग है दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। अब क्योंकि रिलेटेड पार्टी है इसका मतलब रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो पहला पॉइंट जो था मेरा आइडेंटिफाई द रिस्क, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, रिस्क एग्जिस्ट करता है। रिस्क कितना है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी है क्या? 80% to 90% परचेजेस आर फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, दैट मींस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है। ओके, असर्शन लेवल के ऊपर ये रिस्क कहां गलती ला सकता है? असर्शन लेवल पर ये परचेजेस में ट्रेड पेएबल्स को ओवर और अंडर स्टेट कर सकता है। इसके होने के चांसेस कितने हैं? व्हाट आर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट असर्टेन बेस्ड अपॉन योर प्रायर एक्सपीरियंस एंड द करंट ऑब्जर्वेशंस। नाउ इसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से ऐसे रिस्क हैं जहां पर आपको स्पेशल कंसीडरेशंस देने की जरूरत है। 5 तरह की ट्रांजैक्शंस है। नंबर 1 फ्रॉड का रिस्क, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स के कारण कोई रिस्क अराइज हुआ, ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण रिस्क अराइज हुआ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है या सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है। ऐसी 5 ट्रांजैक्शंस ये नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 2 सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, नंबर 4 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नंबर 5 सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मींस द ट्रांजैक्शंस दैट अकर आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनके ऊपर रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इन पर आपको स्पेशल कंसीडरेशंस देने की जरूरत है। नो, फिर इसके बाद बात आ जाती है कि यदि आपका क्लाइंट एक आईटी एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में काम करता है, तो वहां पर आपको रिस्क की असेसमेंट के लिए किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और कौन सी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनके कारण इंटरनल कंट्रोल का खतरा, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 1 पर तो इसमें पॉइंट आ जाता है जिन चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग लेने की आवश्यकता है। नंबर 1 प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, नंबर 3 operations including processing of data, how the data is being processed through the system, what are the security measures, and number 5 how the controls is being exercised over unauthorized access over the specialized utility programs like debtor management, inventory management, investments management, cash management। जो छोटे छोटे से यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनके असेस के ऊपर आप किस तरीके से कंट्रोल्स एक्सरसाइज करते हैं। सो एज ए ऑडिटर आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 5 पॉइंट्स, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, फिजिकल CIS सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर एक्सेस टू द स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नाउ besides this is a very important topic which provides that the various risk of internal control that imposed due to IT environment. The various points covered in this topic are number 1 as a auditor या एज ए मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का एरिया है। इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना मैनेजमेंट की ड्यूटीज के अंदर आता है। सो क्या आईटी एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल कंट्रोल को किसी तरह का रिस्क है? डेफिनेटली आईटी एनवायरनमेंट में इंटरनल कंट्रोल को रिस्क है, और वो रिस्क किस चीज का है? नंबर 1 मैनेजमेंट रिलाई कर सकती है उन प्रोग्राम्स के ऊपर
जो मेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रोग्राम्स इनएक्यूरेट डाटा पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं या वो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग कर रहे हैं. ईदर प्रोसेसिंग इज इनएक्यूरेट और द प्रोग्राम्स प्रोसेस द इनएक्यूरेट डाटा. देयर आफ्टर ये तीन पॉइंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है. आप यदि आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं और इस आईटी प्रोग्राम्स की अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाए किसी पर्सन को, इट मे रिजल्ट इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, इट मे रिजल्ट इनटू चेंज टू डाटा इन मास्टर फाइल, इट मे रिजल्ट इनटू चेंज टू द प्रोग्राम्स, चेंज टू सिस्टम्स, डाटा डिस्ट्रक्शंस, data changes in master files and changes in programs itself. So security के concerns हैं IT में. Failure to make necessary changes, potential loss of data, inability to access the data when required. Because sometimes it may happen कि सिस्टम मैल फंक्शनिंग कर रहा है और जिस पर्सन को डाटा की जो एक्सेस मिलनी चाहिए थी वो उस पर्सन को टाइम पर वो डाटा की एक्सेस नहीं मिल पा रही, एंड ड्यू टू विच द पर्सन इज नॉट बीन एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. डाटा इंफॉर्मेशन उसकी वैल्यू तभी है कि यदि वो एप्रोप्रिएट फॉर्म में एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट पर्सन को अवेलेबल हो पाए. बट समटाइम्स ड्यू टू any constraint, any concern, due to malfunctioning of softwares, etc., the authorized persons may not be able to access the data. In such situations, it cause due to this we can say कि जो decision making है इन persons के through वो definitely affect होगी ही होगी. and sometimes like कुछ controls होते हैं हमारे, like आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, देयर आर सर्टेन कंट्रोल्स जिनको हम मैनुअल कंट्रोल्स का नाम देते हैं, लेकिन ये मैनुअल कंट्रोल आईटी डिपेंडेंट होते हैं. लाइक आईटी की प्रोसेसिंग के थ्रू जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर मैनेजमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं. लेकिन यदि आईटी जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ये रिपोर्ट ही जनरेट नहीं कर रहा या रिपोर्ट जनरेट कर दी उसने लेकिन जिस पर्सन को ये रिपोर्ट की एक्सेस होनी चाहिए थी उसको ये रिपोर्ट नहीं मिल रही, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क इम्पोज्ड बाय द आईटी. तो ये था इस स्टैंडर्ड का पहला पार्ट. SA 315 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज RAP, सेकेंड वन इंटरनल कंट्रोल. RAP इसका मेन पार्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया. अब इस स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट है इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल वो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको डिजाइन किया, मेंटेन किया, इंप्लीमेंट किया किसने? मैनेजमेंट ने, TCWG ने या अदर्स किसी भी पर्सन ने विद इन द एंटिटी. किस ऑब्जेक्टिव के साथ? अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, and timely availability of reliable financial reports, compliance of law and regulations. So अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट, TCWG एंड अदर पर्संस डिजाइन करते हैं उनको हम इंटरनल कंट्रोल का नाम देते हैं. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स which are designed, implemented and maintained by management, TCWG or other personnel to obtain reasonable assurance as to the achievement of entity's objective as to safeguarding of assets, availability of reliable financial information, compliance of law and regulation, prevention and detection of fraud and error. So these policies and procedures is known as the internal control. इसके ऑब्जेक्टिव्स आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे मेन बुक में से, जो इंटर में आपने पढ़ रखा है वही है. इंटरनल कंट्रोल की काफ़ी डिटेल आपने इंटर के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है. और इसके साथ साथ जो हमारा एक चैप्टर है फाइनल के अंदर भी जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके अंदर भी ये टॉपिक आगे जाकर आएगा.
कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फोर्थ कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड फिफ्थ वन इज द मॉनिटरिंग। कंट्रोल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है, जिसमें मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, मैनेजमेंट की एथिकल वैल्यूज, बिजनेस कल्चर, इन सब चीजों को देखा जाता है, इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 पर इंफॉर्मेशन सिस्टम, द सिस्टम जिनके थ्रू डाटा की प्रोसेसिंग होती है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को स्टोर किया जाता है, ट्रांजैक्शन की एक्सेस एप्रोप्रिएट पर्सन्स को दी जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एप्रोप्रिएट होना बड़ा जरूरी है। नंबर 3, एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, द मैनर इन विच द ऑडिटर असेसेस हिज ओन रिस्क व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट। इन द सेम मैनर एक बिजनेस उसके अपने रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है। तो बिजनेस को अपने रिस्क को भी असेस करना बड़ा जरूरी है, ताकि जब बिजनेस अपने रिस्क को असेस करेगा और डिटरमाइन करेगा कहां कहां पर हमें चैलेंजेस हैं, तभी तो एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स मैनेजमेंट ले पाएगी। नंबर 4, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट। इसके अंदर हम इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट की बातें कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सरसाइज की हैं, सो एज टू एंश्योर कि जो डाटा प्रोड्यूस किया जाए बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम वो रिलायबल हो। फॉर दैट पर्पस either internal audit or internal check processes may be applied. And fifth and the last one is the monitoring. The term monitoring implies that the policies which are being designed by the management needs to be reviewed time to time so as to ascertain whether there is any requirement for the improvement of these policies. So these are the 5 main components of the internal control. Designing, implementation and maintaining of internal control किसकी जिम्मेदारी है? इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर इन इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करता है, किस पर्पस के लिए? टू डिटरमिन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल, यदि ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि deficiencies को in the internal control, then these deficiencies needs to be communicated to management and TCWG as per the requirement of SA 260 and 265. And for this purpose, auditor may issue letter of weakness. So this is about the SA 315. अब इसके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में क्या क्या आए हुए हैं, 2 बार तो ये आया हुआ है क्वेश्चन, रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय IT। एक बार आया हुआ है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, CIS एनवायरनमेंट में रिस्क आइडेंटिफिकेशंस। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इनमें कि जहां पर आपको कोई एनालिसिस करनी हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई कंक्लूजन देना, कोई केस स्टडी नहीं है, ना SA 300 ना SA 315, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे 330 एंड जो भी उसके बाद फिर शेड्यूल में स्टैंडर्ड्स होंगे उनको कवर अप करेंगे। 300 के 2 स्टैंडर्ड हमारे कवर हो गए। रिवाइज करना है आपने भी, अब जो मैंने आपको रिवीजन कराई है इसको अब आपको खुद अपने आप एक बार रिवाइज करना है, एंड जो इसके क्वेश्चन हैं उनको साइमल्टेनियसली साथ साथ अब आपने लर्न करना है। ठीक है, तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर। गुड बाय।